दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक ही क्लासेस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस अपर 2021 से संबंधित अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो आपको ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत जो है 5 फरवरी 2021 से हो चुकी है। आप लोग जो ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जो भरेंगे, बैंक में भरने की जो तिथि है अंतिम, वो 2 मार्च 2021 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 है। तो दोस्तों आप लोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपना आवेदन काफ़ी सावधानीपूर्वक भरें और यह विशेष ध्यान रखें कि आवेदन फॉर्म आप लोग जितना जल्दी हो सके वो भर दें और इस भरोसे ना रहें कि हम अंतिम समय में या अंतिम तिथि के आसपास हम फॉर्म को भरेंगे। तकनीकी समस्याएं होने की संभावना हमेशा हो जाती है, तो आप लोग समय रहते हुए समय अंतर्गत ही अपने फॉर्म को सावधानीपूर्वक भर दें। इससे पूर्व दोस्तों लोक सेवा आयोग द्वारा अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था और अपर पीसीएस की परीक्षा जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी तिथि 13 जून 2021 निर्धारित की गई है। मेंस की परीक्षा होगी वो 3 अक्टूबर से शुरू होगी और अभी से देखा जाए तो प्रीलिम्स तक आपके पास 4 माह का समय है। तो इस 4 माह को दोस्तों किस प्रकार प्रयोग करना है, आपको किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या रणनीति अपनानी है और किस प्रकार हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे और इस सिलेबस के साथ साथ किस प्रकार मेंस के साथ साथ हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आइए इस संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने एक रणनीति बताई थी कि किस प्रकार हम सही रणनीति का चयन करेंगे। नए अभ्यर्थी होता क्या है कि अक्सर कुछ गलतियां शुरुआत से ही करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका फाइनल चयन नहीं हो पाता है और यदि चयन हो भी जाता है तो उनको बहुत अच्छा पद नहीं मिल पाता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और सही रणनीति से संबंधित उस वीडियो को आप देख पाएंगे। इस परीक्षा से संबंधित जो आपके 4 माह का समय है, उस 4 माह के समय को किस प्रकार प्रयोग करना है और क्या हम ऐसा करें जिससे कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ हम प्रीलिम्स की परीक्षा भी साथ साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 4 माह का समय है और 4 माह का समय में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में लगा देना ये बहुत अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। इस 4 माह को आपको इस प्रकार प्रयोग करना है कि मुख्य परीक्षा का भी काफ़ी बड़ा सिलेबस इन 4 माह में आप प्रीलिम्स के साथ साथ कवर कर लें। आप इन 4 माह को इस प्रकार प्रयोग करें कि मुख्य परीक्षा का एक बड़े सिलेबस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी आप कर लें। इसका कारण दोस्तों मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स की परीक्षा खत्म हुई और प्रीलिम्स की परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय मिलता है आपको बहुत कम समय मिलता है, तो इस समय में आप मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को कर पाएँ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस अभी से नहीं पढ़ेंगे, अभी से ही मुख्य परीक्षा का सिलेबस को लेकर नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये संभावना हो जाती है कि आप पूरा सिलेबस कवर ना कर पाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा विशाल है, काफ़ी बड़ा है, साथ में आपको एक ऑप्शनल विषय भी पूरा करना होता है। तो आइए दोस्तों आज हम जानते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनको अभी हम पढ़ सकते हैं, उनका बहुत बड़ा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं और उन विषयों को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें प्रीलिम्स में भी वो सहायता करें और प्रीलिम्स की भी हमारी तैयारी मेंस के उन विषयों के साथ साथ होती रहे। साथ ही दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और उस पैटर्न को आप कैसे फॉलो करेंगे। साथ ही मैंने यह भी बताया था, यह भी वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपको इस परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही इस परीक्षा के जो सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी किताबें आवश्यक होती हैं, किन किताबों को पढ़कर आप
मुख्य और प्रीलिम्स की परीक्षा को पास कर सकते हैं, उससे संबंधित मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारियां देने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि यह आपके लिए लाभप्रद हो सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलेबस को उठाएं तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसका लगभग 80% भाग ऐसा है जो कि कॉमन है। तो यह निश्चित है कि आप इन 4 माह में अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आइए पहले बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। पैटर्न में दोस्तों आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से चरण होते हैं। आइए अब जानते हैं सामान्य अध्ययन प्रथम के सिलेबस के बारे में। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो इसमें जैसा कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को यह सुझाव दूंगा कि तैयारी करने से पहले आप एक बार विस्तृत रूप से इस परीक्षा के सिलेबस को अवश्य पढ़ें। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों में क्या सिलेबस आता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें सामान्य अध्ययन की, तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी बड़ा भाग हमारा जो है कला एवं संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, कुछ विश्व इतिहास की घटनाओं से संबंधित है और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से संबंधित है। भूगोल का भौतिक भूगोल से संबंध उसकी प्रमुख विशेषताएं कि पहले कला एवं संस्कृति किताब की बात करें तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो ओल्ड वर्जन है, पुरानी किताबें हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा जी की, उस किताब को आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के लिए आपको सतीश चंद्र जी की किताब को पढ़ना है और आधुनिक भारत के लिए आपको बिपिन चंद्रा जी की किताब को पढ़ना है। तो इस प्रकार पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 की आपको इन राइटर्स की पढ़नी है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ आपको स्पेक्ट्रम की किताब भी पढ़नी है, इतिहास की स्पेक्ट्रम की किताब आपको पढ़नी है। कुछ पार्ट हमारा विश्व इतिहास से संबंधित भी है दोस्तों। विश्व इतिहास की आपको एक किताब पढ़नी है और उसका नाम है टीच योरसेल्फ। लेकिन ये किताब आपको दोस्तों पूरी नहीं पढ़नी है। टीच योरसेल्फ का कुछ चुनिंदा भाग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों टीच योरसेल्फ विशेष रूप से वैकल्पिक विषय के लिए बनी हुई है। लेकिन यदि आपको ये सभी घटनाएं जो कि यहाँ सिलेबस में उल्लिखित हैं इनकी जानकारी प्राप्त करनी है, इसके संबंध में पढ़ना है, तो टीच योरसेल्फ आपको चुनिंदा रूप में पढ़नी पड़ेगी। और टीच योरसेल्फ के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उन प्रश्नों के रूप में आप उन सिलेबस को पढ़ पाएंगे। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको जो किताबें पढ़नी हैं वो मेंस के लिए एनसीईआरटी 11 और 12 पढ़नी है और प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़नी है विद मैप। एनसीईआरटी जब 6 से 10 पढ़ेंगे तो आपके पास आपके सामने मैप होना जरूरी है। आप चाहे टीटी का मैप यूज़ कीजिए, चाहे वो आप ऑक्सफोर्ड का मैप यूज़ करिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी को मैप के बगैर नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ ही आपको ज्योग्राफी की महेश बड़वाल जी की किताब भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इतनी किताबें पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी 6 to 10 और मेंस के लिए 11th and 12th की, साथ में महेश बड़वाल, तो निश्चित रूप से आपकी ज्योग्राफी की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैंने आपको किताबों की सूची उपलब्ध कराई। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए आपको जो किताबें पढ़नी है उसमें सबसे पहली किताब है एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है दोस्तों। पुष्पेश पंत जी की किताब से आप आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा और बेसिक जानना चाहते हैं
तो आपको NCERT 9th और 10th की भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, बेसिक्स का आपके क्लियर हो सके। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 3 का सिलेबस। समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के सिलेबस के लिए आपको NCERT 10th की समष्टि और व्यष्टि को पढ़ सकते हैं। NCERT 10th समष्टि और व्यष्टि। अगर और एडवांस थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो रमेश सिंह जी की किताब को चयनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। ये तो हुई मेंस की बात। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मेंस में अधिकांश जो भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन जो बनते हैं वो करंट से संबंधित बनते हैं, और प्रीलिम्स में भी आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो अधिकांश प्रीलिम्स से संबंधित होते हैं। उसमें चाहे बजट हो, चाहे आर्थिक समीक्षा हो, आयात निर्यात, कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश से भी के बजट से भी कुछ क्वेश्चन अराइज कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अधिकांश क्वेश्चन जो बनेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बनेंगे आपके करंट से संबंधित, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, और उस कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए मैंने आपको बुक्स के नाम बता दिए हैं। इसके साथ साथ आप पीटी के लिए एक किताब और पढ़ सकते हैं, वो है प्रतियोगिता दर्पण का विशेष अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रतियोगिता दर्पण का विशेष अंक। तो इस प्रकार आपका समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 3 की किताबें पढ़कर इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र 3 में साइंस एंड टेक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब उठा सकते हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों जो प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं वो करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। करंट में मान लीजिए कोई अनुसंधान हुआ, या कोई इनोवेशन है, या कोई नोबेल पुरस्कार यदि किसी को मिला, तो वो कंसेप्ट क्या रहा उसका, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। फिर भी अवधारणागत आपको जानकारी के लिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र 3 में एनवायरनमेंट का आप जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको 12th की NCERT जीव विज्ञान की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 पढ़ सकते हैं। अवधारणागत जानकारी और बेसिक्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप शंकर IAS के नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड होते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही करंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी अवधारणागत जानकारी के लिए मैंने आपको ये किताबें बताई हैं। आइए बात करते हैं समान अध्ययन प्रश्न पत्र 4 की। समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 4 में जो आपका कंसेप्ट जानने का प्रयास किया जाता है वो रहता है नीति शास्त्र और मानवीय अंतः से संबंधित। आपकी डिसीजन पावर क्या है, आप त्वरित रूप से क्या डिसीजन लेते हैं। आपके सामने एक परिस्थितिजन्य प्रश्नों को रख दिया जाता है, और उन परिस्थितियों को आप किस प्रकार हैंडल करेंगे इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को आपकी जो प्रशासनिक स्किल है उसको जानने के लिए क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए, इस प्रश्न पत्र के सिलेबस के अध्ययन के लिए आपको विकास दिव्यकीर्ति सर के नोट्स और लेक्सिकन किताब को चयनात्मक रूप से पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कैसे समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, समान अध्ययन 2 और समान अध्ययन 3 व 4 के जो मेंस का सिलेबस है उसको किन किताबों के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और भी तथ्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग, होता क्या है कि मेंस की परीक्षा में समान अध्ययन के सभी प्रश्न पत्रों की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन वो अक्सर सामान्य हिंदी और निबंध के पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं और उसकी तैयारी करते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी अगर अच्छे से करें या थोड़ा सा समय देकर तैयारी करें तो निश्चित रूप से आप इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में अच्छा
अंक ला सकते हैं और ये आपके मेरिट को बूम कर सकते हैं। ये गलती आप कतई ना करें या बिल्कुल ना करें कि आप सामान्य हिंदी और निबंध के पेपर को हल्के में लेकर चलें या बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करें। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने बताया था कि एक ऐसा सूत्र मैं आपको अवश्य बताऊँगा कि आप मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वो सूत्र क्या है? इसी प्रकार मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगा कि आपको बहुत कम समय में आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता पा सकते हैं। तो वो कौन सा ऐसा सूत्र है दोस्तों, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी? पहले मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मेंस की परीक्षा के जो मार्क्स हैं, जो आप अंक प्राप्त कर रहे हैं मेंस की परीक्षा से, वो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। इस परीक्षा में जितने अधिक आप अंक प्राप्त कर लेंगे उतने ही अच्छी रैंक आप प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही अच्छी आप पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहा गया है। तो दोस्तों इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है? दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है कि आपको निरंतर लेखन का प्रयास करना है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ आपका ज्ञान मायने नहीं रखता, यहाँ मायने रखता है कि आप उस ज्ञान को किस प्रकार प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन यदि आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपका वो ज्ञान निरर्थक है, बेकार है, अर्थहीन है। और आपके ज्ञान की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब आपकी लेखन कला अच्छी हो, आप एग्जामिनर तक अपना सेंस पहुंचा सकें, अपनी बात को पहुंचा सकें। तो इसके लिए दोस्तों यही एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि मेंस की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का सिर्फ यही एक फॉर्मूला है कि आप जो कुछ भी पढ़ें आप उसको लेखनबद्ध कर लें, उसको लिख लें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप किन किताबों से कंप्लीट करेंगे और वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम कि प्रीलिम्स क्या सिलेबस है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इस बात पे बहुत ज़्यादा बल दिया था कि नए अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं, वो एक उल्टे पिरामिड को फॉलो करते हैं। वो सबसे ज़्यादा समय प्रीलिम्स के लिए देते हैं, फिर मेंस के लिए देते हैं और सबसे कम समय वो इंटरव्यू के लिए देते हैं। ये एक सही रणनीति नहीं होती, गलत रणनीति होती है, यह एक उल्टा पिरामिड होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समय हमें इंटरव्यू के लिए देना चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में बताया। इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि आपको मॉक इंटरव्यू में लगे रहना है। इंटरव्यू आपका कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व परीक्षण होता है और व्यक्तित्व पर जो आपका निर्माण है वो एक दिन का काम नहीं होता, वो एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो जिस दिन से भी आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं उस दिन से आप व्यक्तित्व अपना जो है निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा समय आपको अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए देना है। उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए समय देना है। मुख्य परीक्षा का जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है और फिर आपको कुछ समय जो रह जाता है 1 या 2 माह का समय पीटी के लिए देना है। और दोस्तों मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की परीक्षा को अलग करके नहीं पढ़ना होता है, जो कि लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अब सबसे पहले मैंने आपको मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताया और अब आते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के ऊपर। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2। लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में पूछा जाए तो अधिकांश लोग कहेंगे कि प्रश्न पत्र 1 उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपकी एक गलत धारणा है, लेकिन आप प्रश्न पत्र 2 को क्वालिफाई किए बगैर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा यही आप लोगों को सुझाव है कि प्रश्न पत्र 2 जो है सामान्य अध्ययन का, उसकी आप इतनी तैयारी आवश्यक रूप से कर लें जिससे कि आपको इस परीक्षा में प्रश्न पत्र 2 की परीक्षा में आप क्वालिफाई कर जाएं, या प्रश्न पत्र 2 में इतने अंक आप आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें जिससे कि आप इस परीक्षा को पास कर जाएं। यानी 33%, कम से कम 33% की तैयारी आप अवश्य कर लें।
अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 1 की। प्रश्न पत्र 1 में आप देखेंगे तो इसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये 4 ऐसे पार्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा के दोस्तों, जिनके आधार पर अगर इन चारों विषयों की आप सही प्रकार से तैयारी कर ले जाते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन है या प्रीलिम्स क्वालिफाई आपका होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका यदि आकलन किया जाए तो इतिहास में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी अमूमन आपके 15 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी में आपके 15 से 30 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। और करंट अफेयर्स जो कि एक बड़ा पार्ट होता है, इसमें 40 से लेकर 45 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इन 4 विषयों का अगर हम आकलन करें, इन प्रश्नों का आकलन करें तो लगभग 95 से लेकर 120 प्रश्न तक इन 4 विषयों से केवल पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कौन सा ऐसा पार्ट है दोस्तों जो इन 4 माह के समय आप कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद आपका जो सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। तो ये निश्चित रूप से दोस्तों ये वही पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। अगर आप ये 4 पार्ट्स को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, अभी से इस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ साथ करें, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अंत के 1 से 1.5 माह के बीच आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और दोस्तों क्या वो सूत्र है, क्या वो फॉर्मूला है जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इन 4 सब्जेक्ट्स को यानी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट को आप मेंस के साथ पढ़ें और जो भी आप पढ़ें उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आवश्यक रूप से बनाएं, सॉल्व करें। आप बाजार में जाएं, टेस्ट सीरीज की जो भी बुकलेट्स आपको मिल रही हैं उन बुकलेट्स को आप खरीद लें और प्रत्येक दिन, खासकर लास्ट का 1 से 1.5 माह में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप यह काम निरंतरता के साथ करते रहे तो निश्चित रूप से आपका पीटी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। यह कार्य आपको निरंतरता के साथ दोस्तों करना ही करना है। प्रीलिम्स के लिए आपको 20% जो अलग से करना है उसमें यही है, आपको रोज 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स से संबंधित, उनके उत्तर खोजने हैं, उनकी व्याख्या देखनी है। और इस कार्य में आपको जो किताब महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो चक्र के जो प्रश्न और उत्तर की किताबें आती हैं वो आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका वो सूत्र जिसके लिए आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको मददगार हो सकता है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों कम से कम 1 अखबार आपको रोज पढ़ना है। साथ साथ कोई भी एक मासिक पत्रिका आप ले सकते हैं। और यदि मैं बात करूं कि ऑनलाइन जो कोर्सेज आजकल चल रहे हैं उन कोर्सेज का आपकी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि आजकल एक फ्री ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, जय हो चैनल है उत्कर्ष द्विवेदी सर जी का। उस चैनल में वो परीक्षा खबरी नाम से वीडियोस प्रतिदिन दे रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को प्रतिदिन देखते रहें, उसको अमल करते रहें, उसको फॉलो करते रहें, तो निश्चित रूप से आपकी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बताया, कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है, किस प्रकार आप दोनों सिलेबस के साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं, किस प्रकार आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनको प्रयोग करके आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए इन दोनों ही परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और आपको
जो आने वाली परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां डिस्कस करना चाहूँगा, और वो दोस्तों पंक्तियां हैं, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं दोस्तों, और अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।